हेलो, मैं हूं सैफ खालिद और आप देख रहे हैं इस वक्त खालिद एक्सप्लोर। आज मैं आप लोगों के बीच किसी बाहरी मुद्दे को लेकर के नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं अपने विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। इस विधानसभा क्षेत्र में मैं रहता हूं, छातापुर 45 विधानसभा संख्या है। इसी विधानसभा की मैं आज बात करूंगा क्योंकि यहाँ से लगातार जेपी के जो नीरज कुमार बबलू है वो लगातार 4 बार यहाँ से विधायक बन करके आए हैं। उसके पीछे का रीजन क्या रहा है, क्यों वो बार बार जीत रहे हैं यहाँ से, उन्हीं सब टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूंगा। और मुसलमानों की क्या भूमिका है यहाँ की इस विधानसभा क्षेत्र में, मुसलमानों की क्या अहमियत है इस विधानसभा क्षेत्र में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मुसलमानों का वोट कहाँ शिफ्ट होता है, किसको जाता है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए हुए। छातापुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे 80,000 से ज्यादा मुस्लिम वोट्स हैं, लेकिन ये वोट्स किसको जाते हैं, फिर भी यहाँ से बीजेपी क्यों जीत रही है। 80,000 वोट संख्या है हमारे पास, उसके बावजूद हमारा आज तक यहाँ पे कोई विधायक नहीं हो पाया। आज़ादी 1947 से लेकर के आज तक छातापुर से नहीं बल्कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके क्यों नहीं गया। आज हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें कहीं भी किसी नेता की जरूरत पड़ती है तो हम किसको फोन करेंगे, किसी मिनिस्टर की जरूरत पड़ जाए यहाँ, या आपको कहीं बाहर जाते हैं किसी से काम के लिए, आपको किसी बड़े नेता की जरूरत पड़ जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप किससे बात करेंगे। इतने तादाद में आप रह करके भी अपना खुद का सियासी वजूद नहीं बना पाए हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इस चीज पे मैं आपको आज बात करूंगा, बताता हूं आपको एक एक पॉइंट में। सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा 2010 इलेक्शन से। मैं आपको बताता हूं कि 2010 के इलेक्शन के बाद से जो यहाँ का माहौल बदला है छातापुर विधानसभा क्षेत्र का, उसके बारे में बात करूंगा। मैं आंकड़े के साथ आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बीजेपी क्यों बार बार जीत रही है। तो चलिए मैं 2010 के आंकड़े आपको बताता हूँ। 2010 में जो है छातापुर विधानसभा से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे अकील अहमद, और उस वक्त जेडीयू और भाजपा का गठबंधन था। तो जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार थे नीरज कुमार सिंह बबलू। नीरज कुमार सिंह बबलू को 2010 में वोट मिले थे 66,895 वोट, और अकील अहमद को मिले थे 43,165 वोट। बबलू सिंह जीत गए थे लगभग 23,000 वोट के मार्जिन से वो इस चुनाव को जीते थे। लेकिन उस वक्त मुस्लिम का जो भी वोट था वो एकजुट होकर के अकील अहमद को गया था, आरजेडी को गया था, फिर भी उनके हाथ से जीत निकल गई। उसके बाद हम फिर आते हैं कि 2015 के इलेक्शन में क्या हुआ। नीरज कुमार बबलू सिंह जो पहले जेडीयू में थे, वो जेडीयू से हट करके बीजेपी के साथ चले गए, फिर बीजेपी से टिकट लेकर के वो छातापुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए। यहाँ पे जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो यहाँ पे एक मजबूत कैंडिडेट जहूर आलम, जो कि हमारे ठूठी पंचायत से बिलोंग करते हैं, जहूर आलम को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और जहूर आलम ही मात्र एक ऐसा उम्मीदवार है जिन्होंने नीरज कुमार बबलू सिंह को टक्कर ही नहीं दिया, बल्कि उनके जो है सांसें फुला करके रख दिया था। सिर्फ 9,200 वोट से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन उस वक्त भी मुसलमानों का जो है 95% वोट आरजेडी को गया था। उसके बावजूद भी आरजेडी के उम्मीदवार हार जाते हैं यहाँ से चुनाव, ये बड़ी शर्मनाक बात है। उसके बाद फिर हम 2020 की बात करते हैं, जब यहाँ से फिर से बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार बबलू सिंह ही उम्मीदवार बने। उसके बाद आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारे 80,000 वोट है, लेकिन सिर्फ 9,000 वोट हारने पे हमारे कैंडिडेट को चेंज कर दिया गया, क्योंकि हमारे कोई सियासी वजूद नहीं थी, हमारे पास कोई मतलब ये नहीं, ताकत नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से कैंडिडेट को चेंज करके डॉक्टर विपिन कुमार सिंह को दे दिया गया, जो कि आरजेडी का ABCD नहीं जानता था। अचानक से उनको लेकर आए, उनको टिकट दे दिया और यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के मुसलमानों ने अपना साथ दिया, समर्थन दिया और वोट भी दिया। उसके बावजूद भी नीरज कुमार बबलू सिंह यहाँ से 20,000 वोट से चुनाव जीत गए। लगभग 90,000 से प्लस वोट इस बार बबलू सिंह को मिला, और हमारे जो विपिन सिंह है उसको 72 या 73,000 के करीब वोट मिला। 20,000 के मार्जिन से वो चुनाव 2020 में वो जीत करके गए। लेकिन इस बार जो 2025 का इलेक्शन, ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार का इलेक्शन कुछ ज्यादा ही उल्टा पुल्टा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टी आ रहे हैं, बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी आ रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, और कुछ नेता हैं जो कभी इस क्षेत्र का गली तक नहीं देखे होंगे, उनको भी सड़कों पे उतार दिया गया है, और वो खुद उतर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार का माहौल कुछ अलग है। तो इस बार मुसलमानों को भी एक सबक लेना चाहिए इन सब चीजों से। मुसलमानों को सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि उनके पास 80,000 प्लस वोट है। सबसे पहले तो गद्दारी यहाँ पे हुआ कि जहूर आलम को सिर्फ 9,000 मार्जिन से मतलब वो हारे थे चुनाव, उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला। तो सबसे बड़ी सबक यहीं से मिलना चाहिए कि आरजेडी क्या चाहता है। आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ ये चाहता है कि आप सिर्फ उनका दरी बिछाएं, आप उनके लिए काम करें, आपको किसी बड़े पद पर बैठाना नहीं चाहते हैं। हम अगर बिहार में 18% है तो हमारी आबादी ज्यादा है भाई। 18% मतलब समझ रहे हैं कितना हो गया। सिर्फ मुस्लिम के आबादी अगर 18% है तो हमारा सीट कम से कम 50 सीट से ज्यादा बनता है। तो क्या हमें उतना सीट मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो क्या वो सीट मिलेगा जहां से आरजेडी चुनाव जीतता हुआ आया हो? आपको ये चीज लग रहा है?
एक चीज़ आप अपने माइंड में दिमाग लगाइए कि हमारे यहाँ छातापुर के अंदर 80,000 मुस्लिम वोटर्स है, उसमें से लगभग 50-60 के आसपास वोटिंग ज़रूर होता होगा। वो 50-60 हज़ार वोट मुझे नहीं लगता कि उसमें से 5 से 10 हज़ार वोट इधर उधर जाता होगा। बाकी सारा वोट जो है आरजेडी या कांग्रेस को ही जाता होगा, महागठबंधन को ही जाता होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप एक चीज़ कैलकुलेशन कीजिए कि 80 से 90 हज़ार जो कैंडिडेट वोट लेके आ जाएगा वो चुनाव जीत जाता है। तो 50 से 60 हज़ार में से अगर आपको 50 हज़ार वोट मुस्लिम का मिल गया, उसके बावजूद भी अगर आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, ये तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी गद्दारी कौन कर रहा है यहाँ पे। अगर मुस्लिम का सॉलिड वोट आपको मिल रहा है तो मतलब है कि यादव वोट शिफ्ट हो रहा है कहीं बीजेपी की तरफ। मुस्लिम वोट तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन यादव जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं उनका वोट आपका नहीं मिल रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 80 हज़ार हमारी वोट है, 50 हज़ार हमारा वोट गिर रहा है यहाँ पे, तो 50 हज़ार वोट अगर आपको मिल रहा है तो आपका 60 हज़ार 70 हज़ार वोट मिलता है भाई। इसका मतलब है कि आपके साथ गद्दारी किया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। तो हम क्यों जिम्मेदारी लें बीजेपी को हराने का? हमारे वोट देने से बीजेपी तो नहीं हार रही है। जब से आज़ादी हुआ है, जब से बीजेपी आई है, जब से बबलू सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तब से उनके खिलाफ ही वोट करते हुए आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको हराए, हमारे बस की बात भी नहीं है। तो मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि हमें किसी चौथे विकल्प की तरफ जाना चाहिए और हमें अपना खुद का सियासी वजूद बनाना चाहिए। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसका झोला चटाई आप उठा रहे हैं वो आपका साथ नहीं देने वाला है। हाल ही की मैं बात बता रहा हूँ, आपके ऊपर जब जुल्म होगा तो कोई सियासी पार्टी आपकी तरफ आवाज़ नहीं उठाएगा। कल की बात है, तेजस्वी यादव की एक वीडियो मैंने देखा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि आइला मोहम्मद के नाम से एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हो गया है। जब तेजस्वी यादव से किसी पत्रकार ने पूछा कि आइला मोहम्मद का ये चल रहा है, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो उस गधे ने क्या पता है आपको? कहते हैं कि मेरा अभी पूरा फोकस बिहार इलेक्शन पे है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस बात को आप समझिए और अपना वजूद, सियासी वजूद बनाइए। नहीं जीतेंगे लेकिन एकजुट होकर के दिखाइए, एक मंच पे आके दिखाइए। आप जो चाहेंगे वो होगा। आप किंग मेकर बन सकते हैं छातापुर से। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक इसी तरीके से आपको ठगते हुए आएगा, जैसे अब तक ठगते हुए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आंकड़े जो मैं बताया हूं, इस आंकड़े को देख करके आपके माइंड में कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो इस बात पे आप जरूर मंथन कीजिए कि आपने जब से यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ा है तब से लेकर के अभी तक क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है? क्या आपने कभी जेडीयू को वोट दिया है? नहीं दिया है ना। लेकिन फिर भी बार बार वो जीत रहे हैं। तो उसका साफ मतलब है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं आप उसे नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि आपके जो साथी हैं, जो आपको तो मुंह पर तो बोलते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसे ही ठगते हुए आते रहेंगे। और उस सरकार से पूछिएगा जो आपके यहाँ आता है, आरजेडी वाले, उनसे पूछिएगा कि हमने जब से यहाँ आज़ादी मिली है तब से हमने आपको ही वोट दिया है, आपने हमारे लिए क्या किया है? आपने हमें कौन सा ऐसा बड़ा नेता दिया है? उदाहरण के तौर पे आप शहाबुद्दीन का नाम देख लिए। शहाबुद्दीन ने जितनी बड़ी कुर्बानी आरजेडी के लिए दिया था, उससे ज़्यादा कुर्बानी आप नहीं दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कोई भी आरजेडी वाले आपके दरवाजे पे आता है तो उनसे पूछिए कि हमारी आबादी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो आप मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे हैं? जहूर आलम जो सिर्फ 9,000 वोट से हरा था, उनको आपने क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया था 2020 के इलेक्शन में? इस सवाल को आप पूछिए, तब जा करके उसको बदलाव नजर आएगा। जिस दिन आप ये सवाल करना शुरू कर देंगे ना आरजेडी वाले से, उस दिन बदलाव आ जाएगा आपके मुसलमानों के अंदर। तो बेदार होने की ज़रूरत है। खास करके युवाओं से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और दिमाग में इस बात को सेट कीजिए कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में कहा है, क्या मैंने वो सही कहा है या गलत कहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको फिर भी आरजेडी की तरफ ही जाना चाहिए, आरजेडी के साथ ही जाना चाहिए, या चौथे विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी पार्टी का ही समर्थन मिले। हम चाहें तो 80,000 हैं, हम अपने दम पे भी अपना वजूद बना सकते हैं अगर हम चाह ले तो। ये चाहने की बात है। जिस दिन छातापुर के मुसलमान एकजुट हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, उस दिन जिसको चाहेगा उसको यहाँ पे ला सकता है। तो सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अपने वजूद को पहचानना होगा, हमें एकजुट होना होगा और एक मैसेज देना होगा क्लियर। तब जा कर के सामने जो पटना में बैठे हुए लोग हैं उन्हें इस बात का एहसास होगा। वरना ऐसे ही आते हैं, दरी बिछाते रह जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने ये करते हुए अपना ज़िंदगी गुजार दिया, और हम भी इसी तरीके से अगर गुजार देंगे तो बहुत अफसोस होगा। जिस तरीके से आज हम अपने पूर्वजों से सवाल करते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, तो हमारे आने वाले जो फ्यूचर है ना, वो भी हमारे बारे में इसी तरीके की बात करेंगे। अगर हम बदलाव लेके आएंगे तो हमारी तारीफ़ करेंगे, वो हमारी बात करेंगे। इन लोगों ने मेहनत की है, इन लोगों ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसके ऊपर हम लोगों को चलना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।